जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी है। पैनल का भी गठन होगा और आयोग अपनी सिफारिशें भी देगा। लेकिन आपकी जो अपनी समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे होगा? उनका निवारण जब तक नहीं होगा जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। और साथियों, अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच पर, आपकी सूझबूझ पर, कि आप सिर्फ तमाशा ही देखोगे या अपना हक भी लोगे। और वो कैसे होगा, वो सारे स्टेप आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास लेकर आया हूं। तो आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर ये वीडियो पूरी जरूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो आपकी मुझे राय भी चाहिए कमेंट्स के माध्यम से। आपका मुझे सहयोग भी चाहिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और जो आपके व्यक्तिगत व्हाट्सएप है उनके पास भी भेजें। क्योंकि ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो दिखता है वही बिकता है, और जिसके पास जनता है उसकी हर कोई सुनता है। और आपके पास कितनी जनता है ये आप नहीं जानते, वो भी मैं आज आपको बता देता हूं कि आज आपके पास लगभग 33 लाख पूर्व सैनिक हैं और 15 लाख लगभग आपके सर्विंग हैं। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 48 लाख। 48 लाख यानी कि एक यूनिट में, एक परिवार में अगर 5 वोट हैं तो आपकी टोटल वोट बन जाती हैं 2.5 करोड़। और अगर 2.5 करोड़ से मैं ये कहूँ कि उनके अपने खास रिश्तेदार यानी बहन बहनोई, साला सरेश, अगर वो उनको भी कन्विंस कर लेते हैं और उन दोनों परिवार में मिलाकर 8 से 10 मेंबर हैं तो 2.5 गुणा 10 ये बन जाते हैं 25 करोड़। छोटी मोटी संख्या नहीं है, 25 करोड़। और इस 25 करोड़ में से अगर 60% आपका साथ नहीं देते, 40% ही आपका साथ देते हैं, तो भी आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है दोस्तों 10 करोड़। और 10 करोड़ तो सरकार अपनी मुट्ठी में लेके बना सकते हैं। ये ताकत है आपकी। आपने देखा होगा रिसेंटली एक एग्जाम्पल, दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ था तो सारे लोग ये कहते थे कि केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांट के सरकार बना रहा है। लेकिन सभी ने जब देखा कि कोई रास्ता नहीं है तो सबने बढ़ चढ़कर मुफ्त की रेवड़ी बांटी। अब जनता ने जो बेस्ट था उसको चुन लिया। तो आपकी कितनी बड़ी पावर है ये आप इस तरीके से जान सकते हो। और साथियों, आपने सुना होगा, देखा होगा, नहीं सुना, नहीं देखा, तो मैं बताता हूं कि जब कोई इंसान मन से रोता है तो उसकी फूटी आंख से भी आंसू आ जाता है। यानी अगर आप मन से चाहोगे कि हमारी समस्याओं का समाधान हो तो कोई वजह ही नहीं है कि आपकी समस्याओं का समाधान ना हो। और यही सही मौका है, क्योंकि अब 8वां वेतन आयोग आपके सामने है और आपको पता है कि किस तरीके से पिछले 2 साल से जो पूर्व सैनिकों ने एक मूवमेंट बनाया था, एक लहर चली थी, उसको कुछ लोगों ने किस तरीके से तोड़ा। दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो, बार बार मौके नहीं आते, इसलिए सूझबूझ की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है और निस्वार्थ होकर बिना किसी के साथ भेदभाव किए सही को चुनना आपका हक है। और यही आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और आपको आपकी विसंगतियां का समाधान भी यहीं से निकलेगा। साथियों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। 9 मार्च को दिल्ली राजेंद्र भवन में एक मीटिंग का आयोजन हुआ और उस मीटिंग का आयोजन किया वॉइस की तरफ से। उसके लिए एफवीए को भी निमंत्रण मिला। एफवीए की तरफ से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वेटरन राजदीप वर्मा जी और ट्रेजरर वेटरन पीके सैनी ने वहाँ पर हिस्सा लिया उस मीटिंग में और अपनी बात बखूबी रखी। लेकिन उन्होंने जब अतीत पास्ट का जिक्र करना चाहा तो वॉइस की तरफ से कहा गया कि पास्ट को छोड़ो, भविष्य की बात करो। साथियों, याद रखना, अतीत की कोख से ही भविष्य का अंकुर पैदा होता है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वेटरन राजदीप वर्मा जी ने तुरंत पास्ट की बात छोड़ी और भविष्य पर चलना शुरू किया और उन्होंने एफवीए का पक्ष रखा और कहा कि यहाँ जो भी चर्चा होगी, जो भी यहाँ से निकल कर आ जाएगा, हम वो अपनी मैनेजमेंट काउंसिल में, गवर्निंग बॉडी, सबके पास ये मुद्दा रखेंगे और आपको वहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है, जो राय है सबकी, आपको अवगत करा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ
हमको फैसला लेने का अधिकार नहीं। एफबीए का जो भी फैसला होता है वो मैनेजमेंट काउंसिल, गवर्निंग बॉडी और उसके जो घटक दल हैं उन सब की राय के साथ ही होता है। तो साथियों, 12 मार्च को एफबीए मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जॉइंट आंदोलन की जो पहल शुरू की गई है उसकी सभी ने सराहना की, सभी ने उसकी प्रशंसा की, क्योंकि एफबीए सदैव एकता का पक्षधर रहा है, एकता चाहता है। लेकिन कालांतर में जो घटनाएं घटी उनका भी जिक्र हुआ। जिस तरीके से एफबीए के पदाधिकारियों का जंतर मंतर पर फोटो लगाकर अमानवीय कृत किया गया, जो वहां घटना घटी और वो भी वरिष्ठ पूर्व सैनिकों द्वारा, वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकारयोग्य नहीं है। जिसकी वजह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे पूर्व सैनिकों के आंदोलन को बर्बाद कर दिया गया। वो बिना किसी अच्छे परिणाम के खत्म हो गया और उसके जिम्मेदार रहे कुछ महत्वाकांक्षी स्वार्थी पूर्व सैनिक। और साथियों, कुछ समय अंतराल के बाद प्रबुद्ध कुछ पूर्व सैनिकों ने एक बार पुनः एकत्रित होने की अपील की, जिसके लिए एफबीए ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दोस्तों, कुछ समय अंतराल के बाद प्रबुद्ध पूर्व सैनिकों द्वारा एकता की पहल शुरू की गई, जिसको एफबीए ने सब कुछ भूलकर दिग्गज वीरांगना महासंघ के तहत एक बार पुनः सबको एक झंडे के तहत लाने में पहल की और भरपूर कोशिश किया। लेकिन अंत समय पर कुछ महत्वाकांक्षी पूर्व सैनिकों ने फिर धोखा दिया, जिसका एफबीए को 1.5 लाख रुपए के रूप में नुकसान उठाना पड़ा। इन सभी घटनाओं का एफबीए मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग में जिक्र हुआ, क्योंकि साथियों, दूध का जला हुआ भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है और एफबीए के साथ ये ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं। उन सब के बावजूद भी एफबीए चाहता है कि एकता हो, पूर्व सैनिकों का कल्याण हो, उनकी जो विसंगतियां हैं उनका समाधान निकले। अंततः एफबीए ने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस आधार पर कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, एफबीए ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। और अब एफबीए की तरफ से जो जॉइंट आंदोलन की पहल की गई है उसके लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया, जो कि इस प्रकार से है। तो दोस्तों, एफबीए की तरफ से जॉइंट आंदोलन के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है, जो कि इस तरीके से है। आप ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने ब्रॉड कर देता हूँ, ये आप आसानी से देख सकें। जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से है। 16 मुद्दे। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, जो प्रस्तावित जॉइंट फोरम हो वो गैर राजनीतिक हो और उसका अपना बैनर हो, किसी भी संगठन का बैनर ना लगे, यानी कोई एक संगठन के बैनर के तले वो फोरम ना हो, वो फोरम का अपना खुद का बैनर हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रदर्शन की परमिशन किसी एक संगठन के नाम से ना ली जाए। प्रदर्शन की जो परमिशन ली जाए वो जॉइंट फोरम के नाम से ली जाए। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट देखिए, लिखित में आम सहमति अनुबंध पत्र पर सभी के हस्ताक्षर हों और तदनुसार ही फोरम का संचालन हो, क्योंकि पूर्व में कुछ पूर्व सैनिक संगठनों द्वारा कुछ इस तरह की गतिविधियों में, बयानबाजी में लिप्त पाए गए हैं जो स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट फोरम के संचालन हेतु एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो, जिसमें किसी भी शामिल संगठन का पदाधिकारी नहीं हो। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, जो अब संगठन के पदाधिकारी हैं वो उसमें सम्मिलित नहीं हो, वो पूर्व सैनिकों के बीच से ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान 3 संगठनों के अलावा वहाँ मीटिंग में जो 9 मार्च को राजेंद्र भवन में मीटिंग हुई थी, उसमें 3 संगठनों के अलावा अन्य संगठनों को शामिल करने का मापदंड तय हो और जो राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन जिस संगठन का है उनको ही शामिल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनका निर्णय सभी को मान्य होगा।
कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनेगी उनके कार्य में कोई संगठन हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनका जो निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। यदि कोऑर्डिनेशन कमेटी किसी भी पॉइंट पर आकर सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असफल हो जाए तो मेजॉरिटी के आधार पर निर्णय ले। सभी संगठनों के समान अधिकार हों और अगर किसी कारणवश आंदोलन में कुछ कमी हो, आंदोलन विफल हो, तो उसका श्रेय जॉइंट फोरम का हो। ऐसा ना है कि किसी एक संगठन के सर पे मर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, आंदोलन की जो रूपरेखा है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार करे और उसमें किसी अन्य संगठन का इम्पोर्टेंस ना हो। वो संगठन सिर्फ अपने प्रस्ताव दे सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी तक इस जॉइंट फोरम की कोई कमेटी नहीं बनी है, ना अंतिम आम सहमति पर कोई स्वीकार्य हुआ है, स्वीकार्य नहीं हुआ है आम सहमति जितने भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। और एक संगठन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी अपने नाम से रैली की घोषणा कर चुका है, यानी कि अभी आम सहमति भी नहीं बनी, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी है, जिससे ये सिद्ध होता है, वो ये दर्शाता है कि वो अपने नाम को आगे रखकर दूसरों को पिछलग्गू बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन ये स्वीकार्य नहीं है। जितने भी संगठन हैं सारे संगठनों का इम्पोर्टेंस है, सब महत्वपूर्ण हैं। अगर जॉइंट फोरम बनाना है, जॉइंट आंदोलन पे आगे बढ़ना है, तो सबको अपनी महत्वाकांक्षा पीछे रखनी होगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी होगी जो सभी संगठनों के मेंबरों से लिए जाएंगे और उसके झंडे के तहत, उस फोरम के तहत काम होगा, ना कि किसी एक संगठन के तहत। अगर ऐसा होता है तो एफवीए को फिर वो स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कमेटी में संगठन के आकार और संख्या के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व। कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो प्रतिनिधित्व होंगे, जो उसके मेंबर होंगे, जिस संगठन का जितना संख्या बल है, जितना आकार है, उसके अनुपात में उनको वहां पर हिस्सेदारी निश्चित हो उनकी। नेक्स्ट पॉइंट, मीटिंग, प्रदर्शन, धरने आदि के समय, जब भी मीटिंग होगी, कोई प्रदर्शन होगा, कोई धरना होगा, उस समय पर मंच पर किसी भी संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं बैठेगा, चाहे वो एफवीए हो, चाहे वो सबका संघर्ष हो, चाहे वो वॉइस ऑफ एक्सर्शन हो, किसी का पदाधिकारी नहीं बैठेगा। ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये उनकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी संगठन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं हो, इसलिए सभी का आय व्यय का ब्यौरा पारदर्शी हो। किसी के ऊपर ये ना हो कि वो पैसा लेकर भाग गया, वो फंड लेकर भाग गया, जैसा विगत में होते आया है। इन सब से सीखने की आवश्यकता है जब आगे बढ़ना है, तो यहाँ बिल्कुल साफ सुथरी पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। 11वां पॉइंट, पूर्व सैनिक विरोधी और गलत बयान वाले यूट्यूबर्सों को दूर रखा जाए। जो यूट्यूब पर अपने व्यूज पकड़ने के लिए गलत गतिविधियां करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, उनको दूर रखा जाए, उनको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाए। नेक्स्ट, आंदोलन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक होगा। उपद्रव, तोड़फोड़, आमजन को असुविधा पहुंचाने वाले कदम बिल्कुल नहीं उठाए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे आमजन को तकलीफ हो। कोई तोड़ फोड़, उपद्रव, इस तरह की घटनाओं में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट 13वां पॉइंट, वित्तीय प्रबंधन के नियम परिभाषित हों, डिसाइडेड हों, जैसे जॉइंट रसीद बुक, कैश बुक, हिसाब किताब, और सख्ती से उनका पालन हो। किसी भी तरह की कोई अनियमितता यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आंदोलन में भोजन पानी आदि की व्यवस्था के लिए स्पॉन्सर अगर हो तो उसे तैयार किया जाए, उससे अप्रोच किया जाए। नेक्स्ट, टेंट, स्टेज, कुर्सी इत्यादि में होने वाले खर्च को डोनेशन से वहन किया जाएगा। जो पैसा आएगा उससे ये सारे खर्चे वहन किए जाएंगे। और उसके बाद यदि कोई समस्या आए तो आपसी सद्भाव से उसे सुलझाया जाए। ये नहीं कि ये समस्या है, ये एक्स सुलझाएगा, ये समस्या वाई, नहीं, वो आपसी सहयोग से सुलझाई जाए। तो दोस्तों, ये 16 सूत्रीय कार्यक्रम
एफबीए की मैनेजमेंट काउंसिल में तैयार हुए हैं। और क्योंकि एफबीए एक ऐसा संगठन है जहां सब कुछ पारदर्शी है, चाहे उसके बायलॉज हो, उसका अकाउंट्स हो, उसकी मेंबरशिप हो, सारा सब कुछ उनकी वेबसाइट पे अपडेटेड पड़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसी तरह की पारदर्शिता के साथ जॉइंट आंदोलन हो और उस जॉइंट आंदोलन को कोई संगठन अपने नाम से ना चलाए, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बने उसके हिसाब से वो चले। और जितने भी ये पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंटों का बिल्कुल सख्ताई से पालन किया जाए। क्यों कि विगत में जो पास्ट में घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से लोग इत महत्वाकांक्षा के कारण, लोग लालच के कारण संगठन को, पूर्व सैनिकों के हितों को दरकिनार करके अपना फायदा उठा लेते हैं, उसमें एफबीए बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है। तो ये थी जानकारी कि किस तरीके से 8वां वेतन आयोग का जो गठन हुआ है, वहाँ जो पूर्व सैनिकों की विसंगतियाँ हैं, उनके जो हक हैं, उनको हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके संदर्भ में जानकारी। फिर मिलेंगे दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।